गुड इवनिंग। खुश रहो, सभी को एक एक मोल आशीर्वाद। हाँ जी, तो क्या था होमवर्क आज का? कुछ होमवर्क था या नहीं था? ऑल होमवर्क डन। भावादीप, भावादीप कौन सा होमवर्क हो गया ये भी तो बताओ। था ही नहीं। इसीलिए सारा हो गया। S2 डिस्कशन करना था क्या? S2 का डिस्कशन बाकी था क्या? देखता हूँ, देखिए क्या था। हम्म, नहीं था। पहले ही हो गया था क्या सारा डिस्कशन या बाकी है? एक्चुअली होमवर्क तो मैंने देखो बेटा दिया था, लेकिन लास्ट क्लास में हम डिस्कस नहीं कर पाए थे, प्रॉब्लम ये थी। क्योंकि मैं पढ़ाए जा रहा था। हम्म। तो अगर उसमें कोई डाउट है तो वो पूछ लो। अगर कोई डाउट है तो वो पूछ सकते हो। लास्ट में टाइम नहीं मिलेगा यार, फिर थर्मोडायनेमिक्स ही कंटिन्यू रहती है। हाँ बिल्कुल सही करो, मैं फ्लो में रहता हूँ। शीट थर्मोडायनेमिक्स की हो जाएगी बेटा, होमवर्क मिलेगा तो शीट भी मिल जाएगी, चिंता मत करो। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। लग रहा कोई डाउट भी नहीं है, सारे हो गए। वैसे हो जाएंगे सारे, ऐसी भी बात नहीं है। सेकंड में डाउट है? पहले कुछ डिस्कस कर चुके हैं क्या? क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। अभी रुको, फिर तुम तो एक बार वापस से देख लेना, नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। नेक्स्ट क्लास में S2 में से जो भी डाउट्स है वो पूछ सकते हो। लास्ट, दिव्यांशु लास्ट 4 क्वेश्चन क्या है? क्या करूं लास्ट 4 क्वेश्चंस का? बस लिखे जा रहे हो लास्ट 4 क्वेश्चंस करेक्ट। हाँ, जैसे ही मैंने बोला नेक्स्ट क्लास में तो खट से आवाज आने लगी, यहाँ से नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट क्लास। इतना मजा आ गया ना। अब मुझे ये बताओ, पहले कहाँ तक डिस्कस हो चुके हैं? इतना बता दो, पहले कहाँ तक डिस्कस हो चुके हैं? S2 में कहाँ तक डिस्कशन हम कर चुके हैं? कुछ भी डिस्कस नहीं हुआ? यार जो मैं पूछ रहा हूँ बस वही लिखा करो, बाकी चीजें ना ये लोग इतने, अभी क्या बोलूं मैं इनको।
डैश 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 जैसे कह सकते हो ना आप लोग। जो पूछा जा रहा है वो कमेंट के अलावा बाकी तो कुछ भी डिस्कस नहीं हुआ, पूरा ही बाकी है। तब तो करना पड़ेगा ना भाई। चलो आज तो अभी मैं थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा रहा हूँ, फिर देखते हैं। और कमेंट थोड़ा लॉजिकल लिखा करो बेटा, जो पूछ रहा हूँ वो लिखा करो। इंजीनियर बनने जा रहे हो, आईआईटी में जा रहे हो, चाहते हो आईआईटी में इंजीनियर आईआईटीएन बनना चाहते हो, और यहाँ पर एक कमेंट जो सही तरह से नहीं लिख सकते हो, तो फिर क्या इंजीनियर बनोगे? सोचो थोड़ा सा कि यहाँ पर पहले अगर ढंग से कमेंट लिख दो, जो पूछा जा रहा वो लिख दें, तब तो सोचो। पूछा कुछ और जाता है, बताते कुछ और है। चलो, तो लास्ट क्लास पर वापस मैं आता हूं। लास्ट क्लास में मैंने आई थिंक आप लोगों को दो केसेस बता दिए थे, राइट? चेंज इन इंटरनल एनर्जी की हम बात कर रहे थे। डी यू इक्वल्स टू सी वी डी टी प्लस डेल्टा यू बाई डेल्टा वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इनटू डीवी। इस इक्वेशन की हम बात कर रहे थे, और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने आपसे कहा था कि हाँ, ये इक्वेशन अगर कोई केमिकल या फेस चेंज हो रहा है तो उसके लिए यूज नहीं होगी। केमिकल और फेस चेंज हो रहा है तो इस इक्वेशन को आप यूज नहीं कर सकते हो, राइट? पहला पॉइंट जो आपको अच्छी तरह से याद रखना है। दूसरा, मैंने ये भी कहा था कि क्या इस इक्वेशन को हम तभी यूज करेंगे जब वॉल्यूम कांस्टेंट है, क्योंकि यहां वी दिख रहा है। तो ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि ऐसे तो मैं देखूं तो यहां वॉल्यूम कांस्टेंट है, यहां टी कांस्टेंट है, तो फिर तो क्या हमारा वॉल्यूम भी कांस्टेंट, टेम्परेचर भी कांस्टेंट, मोल्स ऑलरेडी कांस्टेंट थे, तो फिर तो कुछ चेंज हो ही नहीं रहा है। क्योंकि पैरामीटर चेंज ही क्या हो रहा है? अगर केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही है तो चार पैरामीटर्स बचते हैं। प्रेशर यानी केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही है, तो यहां से आप ये कह सकते हो ये एन भी कांस्टेंट, क्योंकि केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही है। बचे कितने पैरामीटर? तीन। इन तीन में से कोई दो तो चेंज होंगी होंगी, एक अकेला पैरामीटर चेंज नहीं हो सकता, दो पैरामीटर तो कम से कम चेंज होंगे। या यूं कह दो कि इनमें से दो पैरामीटर को अगर कांस्टेंट कर दिया तो तीसरा भी कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहां पर आप अगर ये बोल रहे हो कि वॉल्यूम भी कांस्टेंट, यहां से हम ये बोल दें टेम्परेचर भी कांस्टेंट, तो फिर तो सभी कांस्टेंट हो गया। तो ऐसा कुछ नहीं है, बस हम ये कहते हैं कि इस प्रॉपर्टी को, इस पैरामीटर को जब हम मेजर करेंगे तो यहां टेम्परेचर कांस्टेंट है, और सीवी को जब हमने मेजर किया तो उसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है। बट ओवरऑल जो प्रोसेस हम कर रहे हैं उसमें ना तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, ना टेम्परेचर कांस्टेंट है, ना प्रेशर कांस्टेंट है। अगर मैं कहता हूं कि वॉल्यूम कांस्टेंट है तो इस डीवी को जीरो कर देंगे, अगर मैं कहता हूं कि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इस डीटी को जीरो कर देंगे। केस वन वापस से एक बार मैं लिख रहा हूं। केस वन, for an ideal gas, for an ideal gas undergoing any process, undergoing any process, एनी प्रोसेस में केमिकल और फेस चेंज नहीं है, तो बहुतों को लगता है सर फिर एनी प्रोसेस यानी आइसोकोरिक, आइसोबारिक, एडियाबेटिक, कोई सा भी प्रोसेस हो सकता है। अंडरगोइंग एनी प्रोसेस लेकिन केमिकल और फेस चेंज नहीं हो रहा है, तो डी यू इक्वल्स टू डायरेक्ट एन मोल्स के लिए लिख रहा हूं एन सी वी डेल्टा एन सी वी डी टी। अगर लार्ज चेंज करोगे तो डेल्टा टी लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि एक आइडियल गैस के लिए डी यू अपॉन डी टी डी वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, ये टर्म हमेशा ही जीरो होती है, क्योंकि एक आइडियल गैस के लिए इंटरनल एनर्जी तभी चेंज होगी जब टेम्परेचर चेंज होगा, और टेम्परेचर कांस्टेंट है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो होगा। देन केस टू, फॉर रियल गैस, फॉर रियल गैस अंडरगोइंग कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस,
अब एक रियल गैस के लिए डेल्टा यू बाय डेल्टा वी ये वाली टर्म जीरो नहीं होगी, बिकॉज एक रियल गैस के लिए इंटरनल एनर्जी वॉल्यूम और टेम्परेचर दो वेरिएबल का फंक्शन है, एक को कांस्टेंट किया तो दूसरा तो वेरी कर रहा है, तो इंटरनल एनर्जी में भी चेंज होगा। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, ऐसे भी समझो, मैथमेटिकली समझ में आया। दूसरा तरीका क्या है, सुनना अच्छी तरह से। एक रियल गैस में काइनेटिक एनर्जी भी होती है और पोटेंशियल एनर्जी भी होती है। काइनेटिक एनर्जी तो टेम्परेचर का फंक्शन है हर जगह ही, लेकिन जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो कह सकते हो वॉल्यूम का भी फंक्शन है। पोटेंशियल एनर्जी अगर मॉलिक्यूल्स के बीच की डिस्टेंस बढ़ रही है, कम हो रही है, तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी। तो यहां पर कह सकते हो वॉल्यूम अगर चेंज होगा तो यहां से पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी, और पोटेंशियल एनर्जी के कारण इंटरनल एनर्जी चेंज होगी। वापस बोल रहा हूं, वॉल्यूम चेंज होगा, मॉलिक्यूल दूर दूर जाएंगे या पास पास आएंगे, और मॉलिक्यूल के दूर दूर या पास पास जाने से पोटेंशियल एनर्जी चेंज होती है। जैसे ये पेन है मेरे हाथ में, ये पेन अर्थ की सरफेस के पास जाएगा या अर्थ की सरफेस से दूर जाएगा, इसकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी। क्यों चेंज होगी? क्योंकि इस पेन में और अर्थ के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो मॉलिक्यूल्स अगर दूर दूर जा रहे हैं या पास पास आ रहे हैं तो रियल गैस में पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी, यानी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज जीरो नहीं होगा। लेकिन वॉल्यूम कांस्टेंट है, इसीलिए डी यू इक्वल्स टू अगेन एनसीवी डेल्टा टी आ जाएगा। बट ये तभी होगा जब वॉल्यूम कांस्टेंट है, यानी एक रियल गैस के लिए एनसीवीडीटी फॉर्मूला तभी लगेगा, एक रियल गैस के लिए एनसीवीडीटी फॉर्मूला तभी लगेगा जब वॉल्यूम कांस्टेंट है। और थर्ड, फॉर सॉलिड एंड लिक्विड, for solid and liquid undergoing any process, यहां पर भी undergoing any process। अब एक सॉलिड और लिक्विड की अगर हम बात करें तो वो भी रियल गैसेस की तरह ही है, उसमें भी पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो सॉलिड और लिक्विड के लिए भी ये वाली टर्म तो जीरो नहीं होगी। लेकिन एक सॉलिड और लिक्विड में आप कुछ भी चेंज करो, उसका वॉल्यूम ज्यादा चेंज नहीं होता भाई, उसका वॉल्यूम उतना ही रहता है, ऑलमोस्ट फिक्स रहता है। तो सॉलिड और लिक्विड के लिए आप हमेशा कह सकते हो कि उनका वॉल्यूम ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, डीवी ऑलमोस्ट जीरो, तो डी यू इक्वल्स टू एनसीवी डी टी, डी यू इक्वल्स टू एनसीवी डी टी, यानी फिर से वही फॉर्मूला आया है। बट तीनों में कंडीशंस अच्छी तरह से देख लो, ये जैसा बोर्ड पर लिखा हुआ ना, एक एक लाइन वर्ड टू वर्ड दिमाग में प्रिंट हो जानी चाहिए। नींद में भी से कोई उठा के पूछे ना तो एग्जैक्टली ये सारी चीजें हमें बोलनी है। और इस फर्स्ट लाइन के साथ हमेशा क्या बोलना है, नॉट अंडरगोइंग एनी केमिकल एंड फेस चेंज, फॉर यानी फॉर ए सब्सटेंस नॉट अंडरगोइंग एनी केमिकल एंड फेस चेंज, एनी केमिकल एंड फेस चेंज। ये एज इट इज याद हो जाना चाहिए जैसा मैंने यहां लिखा है। इवन ऐसे भी नहीं है, जनता क्या करती है, केस वन फॉर आइडियल गैस, ऐसे कभी नहीं बोलोगे, हमेशा बोलोगे केस वन फॉर आइडियल गैस अंडरगोइंग एनी प्रोसेस। और इस वर्ड को यूं कहता ना स्ट्रेस देना, अंडरगोइंग एनी प्रोसेस। आपको पता होना चाहिए कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। जब आप बोल रहे हो अंडरगोइंग एनी प्रोसेस, इसमें केमिकल और फेस चेंज नहीं आ रहा है, तो क्या हो रहा है, आइसोकोरिक, आइसोबारिक, एडियाबेटिक, कोई सा भी प्रोसेस हो, एक आइडियल गैस के लिए फॉर्मूला डी यू इक्वल टू एनसीवीडीटी लगेगा। ये आसान बात नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूं, सीरियसली मैं बता रहा हूं, ये बड़ा मुश्किल, ये जो पॉइंट्स मैं यहां लिखवा रहा हूं ये तभी समझ में आएगा जब आप पार्शियल डेरिवेटिव से करोगे, इसको इस तरह से इक्वेशन बना के करोगे, तभी इन पॉइंट्स को समझ में ये पॉइंट समझ सकते हो। अदरवाइज बहुतों को तो पता कंफ्यूजन ही होता है कि सर फॉर्मूला तो वही है। आइडियल गैस के लिए आप कहते हो कि तभी यूज होगा जब वॉल्यूम कांस्टेंट है, सॉरी रियल गैस के लिए आप कहते हो कि तभी यूज होगा जब वॉल्यूम कांस्टेंट है, और आइडियल गैस के लिए आप कहते हो कि हमेशा ही यूज हो जाता है। मतलब क्या है, तो यहां से कुछ नहीं समझ में आएगा, इस सेकंड टर्म से सब समझ में आएगा। यानी इसको समझना है तो इस सेकंड टर्म को देखना होगा कि ये रिजल्ट यहां से आ रहे हैं। तो ये जो लिखा हुआ है वो अच्छी तरह से याद हो जाना चाहिए, आगे वापस नहीं बताऊंगा, बिल्कुल रट जाना चाहिए, एक नहीं 10-10 बार बोलो। आज खाने की टेबल पर ध्यान रखना, आज जब डिनर करने बैठो
डिनर करने से पहले वो कहते हैं ना, भगवान को याद करते हैं, तुम्हारा काम ये है डिनर की टेबल पर बैठते ही कम से कम अगर अच्छी तरह से याद हो तो 2 बार, नहीं हो तो 5 बार ये बोलोगे, du equals to ncvdt plus delta u by delta v at constant temperature into dv for a substance not undergoing any chemical and phase change. Case 1, for an ideal gas undergoing any process, delta u by delta v at constant temperature is 0 because for ideal gas internal energy is the function of temperature only, therefore du equals to ncvdt. और साथ में ये फिर से बोलना, फॉर एनी प्रोसेस मतलब चाहे वॉल्यूम कांस्टेंट हो चाहे वॉल्यूम कांस्टेंट ना हो. सेकेंड केस फॉर रियल गैस अंडरगोइंग कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, और फिर इसी तरह से थर्ड केस एज इट इज आपको याद होने चाहिए. किसी ने अब जाके पूछा सर डेल्टा फॉर आइडियल गैस ये वैल्यू कैसे 0 होगी. अरे मेरे गुरु, कोई फंक्शन है मान लो जिसमें एक्स स्क्वायर है और इसमें मैं इसको एक्स को कांस्टेंट मान के इसको वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा. जब एक्स को ही कांस्टेंट मान लिया, वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो ये 0 आएगा. उसी तरह से इंटरनल एनर्जी किसका फंक्शन है, टेम्परेचर का. टेम्परेचर को ही कांस्टेंट मान लिया, फिर वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो 0 आएगा. दूसरा तरीका ऐसे समझ लो लैंग्वेज से, एक आइडियल गैस में केवल कौन सी एनर्जी होती, काइनेटिक एनर्जी होती है. टेम्परेचर कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट है, पोटेंशियल एनर्जी होती नहीं है. तो आप वॉल्यूम चेंज करोगे, पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज ही नहीं होगा. टेम्परेचर कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट है, तो इंटरनल एनर्जी में भी कोई चेंज नहीं होगा. समझ में आया? ओके, अब आगे सुनो. नेक्स्ट, ये फाइनली याद रखना, आगे बहुत जरूरत पड़ेगी. अब हम इस पोजीशन में हैं कि हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. तो हेडिंग डालिए, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जिसका एक बड़ा सिंपल सा स्टेटमेंट है, टोटल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स इज कांस्टेंट. यानी यूनिवर्स की टोटल एनर्जी फिक्स है, ना तो आप उसे कम कर सकते हो ना उसे बढ़ा सकते हो, बस ज्यादा से ज्यादा हम किसी एक फॉर्म से उसे दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. यानी एक जगह से कम होगी तो किसी एक जगह बढ़ेगी. टोटल एनर्जी यूनिवर्स की जो है वो कांस्टेंट रहेगी. इसको अलग अलग तरह से बोला जाता है. कोई से कहता है कि एनर्जी को ना तो क्रिएट किया जा सकता है, एनर्जी को ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. तो यस, बिकॉज टोटल एनर्जी जो है यूनिवर्स की वो कांस्टेंट है. अब इसका फायदा क्या है, चलो इस स्टेटमेंट तो इसको हम कैसे यूज करेंगे वो बताता हूं. तो लेट्स से ये कोई एक क्लोज्ड सिस्टम है. कौन सा सिस्टम है? क्लोज सिस्टम है. यानी मैटर ना तो अंदर जा सकता है ना बाहर जा सकता है. जो अंदर है अंदर ही रहेगा, जो बाहर है वो बाहर ही रहेगा. सब्सटेंस का कोई ट्रांसफर नहीं हो रहा. अब अगर मैं चाहता हूं कि यहां पर जो भी सब्सटेंस है उसकी एनर्जी को चेंज करना चाहते हैं, जो भी सब्सटेंस यहां पर है उसकी अगर हम एनर्जी को चेंज करना चाहते हैं तो उसके तो 2 ही तरीके हैं हमारे पास, या तो हीट के थ्रू या वर्क के थ्रू. तो मान लो इनिशियली इसकी इंटरनल एनर्जी है यू आई, और हम इसकी एनर्जी को अब चेंज करना चाहते हैं. तो हमने क्या किया, इसको क्यू हीट दे दी. कितनी हीट दी इसको? क्यू. तो क्यू तो हमने इसको हीट दे दी, और डब्ल्यू हमने इस पे क्या कर दिया, वर्क. डब्ल्यू वर्क मतलब इतनी एनर्जी और दे दी. तो अब इसकी जो फाइनल इंटरनल एनर्जी होगी वो क्या हो जाएगी, जो इनिशियली थी. क्यू हीट हमने दी, डब्ल्यू हमने इस पे वर्क कर दिया, तो ये इसकी फाइनल इंटरनल एनर्जी हो जाएगी. यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितनी हो जाएगी, तो आंसर इज क्यू प्लस डब्ल्यू. यही फॉर्मूला आप फिजिक्स में भी लिखते हो. फिजिक्स में फॉर्मूला du इक्वल्स टू क्यू माइनस डब्ल्यू लिखते हो. यहां पर क्यू प्लस डब्ल्यू है क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री में डब्ल्यू का मतलब अलग अलग है. इसीलिए फिजिक्स में जो W पॉजिटिव है केमिस्ट्री में वही W नेगेटिव होता है. इसीलिए यहां पर डिफरेंस आता है. du का आंसर दोनों से सेम आएगा.
चेंज इन इंटरनल एनर्जी केमिस्ट्री में निकालोगे वही आएगा, फिजिक्स में निकालोगे वही आएगा, हीट ट्रांसफर केमिस्ट्री में निकालोगे वही आएगा, फिजिक्स में निकालोगे वही आएगा। हाँ, बट फर्स्ट लॉ देखने में अलग अलग दिखेगा। यहां Q प्लस डब्ल्यू, फिजिक्स में Q माइनस डब्ल्यू। दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। यहां एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहां पर बनता है। सुनना मेरी बात को, ट्रू एंड फॉल्स का क्वेश्चन है। ये जो पूरा हमने डिस्कशन किया है, डी यू इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू, क्यू प्लस डब्ल्यू इज एप्लीकेबल फॉर एनी सिस्टम, ट्रू और फॉल्स। du equals to q plus w is applicable for any system। हरिओम, हमारे लिए, हमारे पास इतना टाइम नहीं है ना, तुम्हारे पास इसके लिए टाइम होना चाहिए, तो बेटर टू कंसंट्रेट ऑन दिस। और ऐसी फालतू बातें करनी है तुम्हें तो क्यों टाइम खराब कर रहे हो, यह सही प्लेटफॉर्म नहीं है। बहुतों ने लिखा ट्रू, बहुतों ने लिखा फॉल्स। अच्छा, फॉल्स है तो क्यों है, और ट्रू यस इट इज फॉल्स। वो इसलिए है क्योंकि यहां पर देखिए हमने लिखा क्लोज्ड सिस्टम, क्योंकि मैटर ट्रांसफर नहीं होना चाहिए। यहां इंटरनल एनर्जी का ट्रांसफर केवल किसके कारण हो रहा है, हीट एंड वर्क। अगर मान लो कोई ओपन सिस्टम है, ना तो हमने हीट दी ना हमने वर्क किया, और कुछ सब्सटेंस अंदर से बाहर या बाहर से अंदर चला गया, तो भी इंटरनल एनर्जी में चेंज हो जाएगा, तो भी इंटरनल एनर्जी में चेंज हो जाएगा। तो अगर कोई ओपन सिस्टम है तो वहां पर Q प्लस डब्ल्यू प्लस और भी टर्म्स आती है। अगर ओपन सिस्टम है तो कुछ और टर्म्स भी होगी कि मैटर के अंदर जाने से या बाहर जाने से भी इंटरनल एनर्जी में चेंज होगा। हमने वो नहीं लिखा है, इसका मतलब ये वाला जो एक्सप्रेशन है इट वैलिड्स फॉर ओनली क्लोज सिस्टम। ये फॉल्स है फॉर एनी सिस्टम, गलत, केवल किसके लिए वैलिड है, क्लोज्ड सिस्टम। यहीं पर एक और पॉइंट आता है, सेकंड स्टेट, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स is applicable for any system। First law of thermodynamics is applicable for any system। आइसोलेटेड के लिए भी लगा अभी आ रहा हूं उसके ऊपर, पहले इस पर बात करते हैं। बताओ, अभी भी कंफ्यूजन है, बहुत सारे कह रहे हैं ट्रू, कोई कह रहा है फॉल्स, बट ये ट्रू है। अब सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, बहुतों को लगता सर यही तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। नहीं, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स नहीं है, पहले तो ये बता दूं। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का एक पर्टिकुलर कंडीशन पर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, और वो कंडीशन क्या है कि क्लोज सिस्टम होना चाहिए। अदरवाइज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, टोटल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स इज कांस्टेंट। बहुतों के दिमाग में क्या है, व्हाट इज फर्स्ट लॉ, तो खट से बोल देते हैं डी यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, गलत। व्हाट इज फर्स्ट लॉ, टोटल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स इज कांस्टेंट। ये एक पर्टिकुलर कंडीशन पर है, क्लोज सिस्टम के केस में आप ऐसा यूज कर सकते हो। तो यहां पर इन दोनों स्टेटमेंट में डिफरेंस है। हाँ, क्लोज सिस्टम अगर आ जाए तो एक अलग बात है, बट अदरवाइज डिफरेंस है। ये फर्स्ट लॉ नहीं है। फर्स्ट लॉ, टोटल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स इज कांस्टेंट, वो हर एक सिस्टम के लिए सही, वो हर एक सिस्टम के लिए सही है। ठीक है, अब चलो इसमें आगे बढ़ता हूं। दूसरा, कोई ये कह सकता है सर आइसोलेटेड के लिए, तो देखो आइसोलेटेड के लिए कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि आइसोलेटेड के लिए क्यू भी जीरो, डब्ल्यू भी जीरो, डेल्टा यू भी जीरो, तो सब जीरो हो जाएगा, ये सब जीरो हो जाएगा। ठीक है,
दूसरा एक और पॉइंट पर आता हूं, जो किसी ने, दिव्यांश ने, किसी ने लिखा है कि सर आपने डी यू लिखा तो यहां डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू। अच्छा दिव्यांश ये बताओ, शायद ये मैंने पहले भी लिख बताया था, इस डी डब्ल्यू को या डी क्यू को क्या बोलते हो आप? इस डी क्यू को क्या बोलते हो? क्या लगता है आपको डी क्यू क्या है, अगर आप डी क्यू लिख रहे हो तो? बोलो अब, पहले मैंने बताया हुआ है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि चाहे आप डी क्यू लिखो चाहे क्यू लिखो, हीट में कभी चेंज नहीं होता। हीट में कभी चेंज नहीं होता, हीट के कारण एनर्जी में चेंज होता है। इसे आप चेंज इन इंटरनल एनर्जी बोल सकते हो, लेकिन इसे चेंज इन हीट नहीं बोल सकते हो। ये भी हीट ट्रांसफर है, ये भी हीट ट्रांसफर है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये डी इसलिए लगा दिया जाता है, कोई ये बताने के लिए, यार स्मॉल हीट ट्रांसफर हो रहा है तो डी क्यू लिख दो, क्योंकि वो डी का एक फील आता है ना, छोटा सा चेंज। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स गलत कर देते हैं, जैसे डी लिखता है तो जैसे होता है ना डी टी, चेंज इन टेम्परेचर, यहां चेंज इन हीट नहीं है, स्मॉल हीट ट्रांसफर। लेकिन मैं, ये कंफ्यूजन ना हो इसलिए यहां पर इसको क्यू और डब्ल्यू लिख रहा हूं। क्यू मतलब स्मॉल हीट ट्रांसफर, डब्ल्यू मतलब स्मॉल हीट, स्मॉल वर्क डन। अगर लार्ज चेंज कर रहे हो तो यहां कैपिटल क्यू और कैपिटल वर्क डन लिख दो। अगर लार्ज चेंज हो रहा है तो कैपिटल क्यू और कैपिटल वर्क डन लिख दो। राइट, आपकी इच्छा हो तो आप डी क्यू डी डब्ल्यू लिख सकते हो इसकी जगह, लेकिन प्रोनाउंस सही करोगे, मैं ये भी लिख सकता हूं, ये भी लिख सकता हूं। समझ में आ गई मेरी बात? तो फाइनली हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आ गया। अब इसका फायदा क्या है? इसका फायदा क्या है, तो इसने क्या किया, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने पता क्या किया, तीन डिफरेंट टर्म्स को एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया। कौन सी तीन टर्म? हीट, वर्क और इन चेंज इन इंटरनल एनर्जी, इन तीनों को एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया। अब फायदा क्या है इसका, सोचो एक सेकंड के लिए। जो मैंने चेंज इन इंटरनल एनर्जी के फॉर्मूले लिखे थे डी यू के, वो आपको तब लिखवाए थे जब कोई केमिकल और फेस चेंज नहीं हो रहा है। अब मान लो कोई केमिकल और फेस चेंज हो रहा है और मैं आपको कहता हूं कि यार चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालो, तो आप कैसे निकाल सकते हो कि उस केमिकल और फेस चेंज का अगर हमें क्यू पता है और वर्क डन पता है, तो क्यू और वर्क डन से उस केमिकल रिएक्शन का हम चेंज इन इंटरनल एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं, डी यू फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी एक ऑल्टरनेट ऑप्शन हमें मिल गया कि यहां से भी हम क्यू डब्ल्यू या डेल्टा यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हमें बाकी के दो पैरामीटर पता हो तो यहां से तीसरा पैरामीटर आप फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे? एक क्वेश्चन मैं यहां पर दे रहा हूं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। देखो ऐसे, अब यहां पर सुन लो मेरी बात, बहुत बेसिक क्वेश्चंस पर पहले मैं जाऊं तो बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह से भी आते हैं। ये बहुत ही सिंपल सा एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, चलिए पहले तो कैलकुलेट हीट ट्रांसफर या कैलकुलेट डेल्टा यू इफ ए सिस्टम is given 200 kilojoule heat and simultaneously 50 kilojoule work is done by the system। बताइए आंसर क्या होगा? लिखते जाओ, आंसर लिखते जाओ।
कुछ कुछ नाम भी देख पा रहा हूं मैं। विनय ने पहले कुछ आंसर लिखा, अब कुछ आंसर लिख रहा है। एक जी 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 करके कुछ है, वो अलग लिख रहा है। दीपक का आंसर 250, साक्षी का 150, भवादीप का -300, ध्रुव का 150, अभिराज का 150, नेहा का 1000। ओ माय गॉड, 1000! ऐसा दो दो बार मत लिखो, दो दो बार मत लिखो, एक एक बार लिख दिया तो बस छोड़ दो। सर हट जाओ थोड़ा, क्या लिखा हुआ जो यहां ऐसा? कोई पूछा सर ये क्लोज सिस्टम ही है, तो बेटा क्वेश्चन क्लोज सिस्टम के लिए ही कर सकते हो। तो ये मान के चलो अब सारे ही सिस्टम जिसकी हम बात करें वो क्लोज सिस्टम ही है। अगर नहीं है तो वहां लिखा होगा ओपन। ओपन सिस्टम में सब्सटेंस अंदर बाहर जा रहा है, उसकी भी इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। तो जो इंफॉर्मेशन दे रखी उसमें, उसके अकॉर्डिंग ये क्लोज सिस्टम ही है। आंसर इज 150। क्यों? क्योंकि हीट सिस्टम इज गिवन, सिस्टम को कितनी हीट दे रहे हैं हम? 200। तो ये पॉजिटिव हो गया। लेकिन साइमल्टेनियसली सिस्टम कितना वर्क कर रहा है? वर्क इज डन बाय द सिस्टम। तो जो W लिखोगे वो -50 किलो जूल होगा। सिस्टम वर्क कर रहा है, मतलब सिस्टम एनर्जी किसी को दे रहा है, सिस्टम एनर्जी दे रहा है। W नेगेटिव, तो डेल्टा U इक्वल्स टू Q प्लस W। और यहां पर ये 2, यानी डायरेक्ट लिख देता हूं 150 किलो। राइट? तो इस तरह के कुछ बेसिक क्वेश्चन ध्यान रखना। प्लस कहां लगाना है, माइनस कहां लगाना है, कौन किसको हीट दे रहा है, ये समझ में आना चाहिए। अब एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देता हूं, ये तो चलो हो ही गया। दूसरा क्वेश्चन देता हूं। 1 मोल ideal gas is subjected to a change from 2 liter 300 Kelvin to 5 liter 600 Kelvin against a constant pressure 10 बार। यहां पर लिख दो, ऊपर लिखना था गैस इज मोनोएटॉमिक। गैस इज मोनोएटॉमिक। फाइंड Q, W एंड डेल्टा U। इसमें थोड़ा सा एक और एडिशन कर रहा हूं मैं। आर की जो वैल्यू होती है, आर की वैल्यू जूल में होती है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। ये जूल में होती है एग्जैक्टली तो, बट नियर बाय इसको हम 25/3 लिख सकते हैं। 25/3 की वैल्यू भी एग्जैक्टली तो नहीं होती, बट कहीं कहीं हम इसको ऐसा ले सकते हैं। तो राइट नाउ आप कहीं जरूरत पड़े तो ये यूज कर सकते हो। आर की वैल्यू, तो अभी इस क्वेश्चन में आपको आर की वैल्यू क्या लेनी है? 25/3। स्मॉल चेंज है तो डी यू, लार्ज चेंज है तो डेल्टा यू हो जाता है, और कुछ नहीं। तो यहां लार्ज चेंज कर रहे हो तो डेल्टा यू, स्मॉल चेंज करोगे तो डी यू। इतना सही फर्क है। मोनोएटॉमिक गैस 1 मोल
गजेंद्र के आंसर आए हैं। बहुत तो ठीक है, ठीक है, चेक करना पड़ेगा। प्रवीण का भी आया है, गजेंद्र का। एग्जाम में 25/3 ऐसे तो नहीं यूज करोगे? नहीं, या तो आपको लग रहा है कि चार ऑप्शन एग्जाम में दूर दूर है तो आप 25/3 यूज कर सकते हो, जिससे कि हाँ आंसर में कोई ज्यादा चेंज नहीं आए। अदरवाइज 2 डेसिमल प्लेस तक आंसर भरना है तो आपको 8.314 ही यूज करना होगा। कोई कह रहा है लिखा हुआ ए और मेरा नाम लो, आ। तो एक काम करो, ऐसे लिखो जा 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 जा, फिर ठीक है, दोनों हो जाएगा। जा, JHA। 2 पेपर होंगे बेटा 21 तारीख को, जो भी आपका है। तो अब एक काम करो, सारे आंसर मत लिखो, आप तो केवल क्यू का आंसर लिखो, क्यू की वैल्यू लिख दो, क्यू की वैल्यू लिखो केवल, उससे चेक करेंगे कि क्या सही है। क्यू का आंसर क्या आ रहा है? 3750 जूल। हीट ट्रांसफर पूछा मैंने, 6250 या 6750? बहुत सारे आंसर दिख रहे हैं मेरे को, 6250, 6750, 250, 750। 3750। चलिए कैलकुलेशन करते हैं। तो अब यहां पर देखो आइडियल गैस है, केमिकल और फेस चेंज नहीं हो रहा है, तो डेल्टा यू इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या लगा सकता हूं मैं? एनसीवी डेल्टा टी। वॉल्यूम चेंज हो रहा है लेकिन एनसीवी डेल्टा टी लगा सकते हैं। तो एन की वैल्यू 1, मोनो एटॉमिक के लिए सीवी 3/2 R इंटू टेम्परेचर चेंज कितना है? 300 केल्विन। 3/2, राइट नाउ मैं आर की वैल्यू यूज कर रहा हूं 25/3 इंटू 300, ये हो गया 100, सॉरी 100, 2500 यानी 3750। ये तो आ गया डेल्टा यू 3750। अब वर्क डन का फॉर्मूला -P एक्सटर्नल इंटू डीवी, और P एक्सटर्नल कांस्टेंट है तो V2 - V1 इंटीग्रेट कर दिया उसको। P एक्सटर्नल बाहर आ गया क्योंकि कांस्टेंट है, डीवी का इंटीग्रेशन V2 - V1 -10 बार, वॉल्यूम में चेंज कितना? 3 लीटर, बार इंटू लीटर। इसको किस में कन्वर्ट करना होगा? जूल में। तो यहां पर ये -30 इंटू 100 जूल, यानी -3000 जूल। डेल्टा यू आ गया, वर्क डन आ गया। अब आपको क्या निकालना है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, Q इक्वल्स टू डेल्टा यू माइनस डब्ल्यू। डेल्टा यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3750, और ये प्लस हो जाएगा 3000, तो आंसर इज 6750। यहां एक डाउट और आता है, ये सब जूल में है, यहां एक डाउट और आता है कि सर Q इक्वल्स टू एनसीवी डेल्टा टी नहीं लगा सकता क्या? Q निकालना था तो क्या Q इक्वल्स टू एनसीवी डेल्टा टी नहीं लगा सकता? अंशु ने कुछ लिखा, अंशु उस पर भी आ रहा हूं। तो बेटा Q इक्वल्स टू एनसीवी डेल्टा टी या Q इक्वल्स टू एनसीपी डेल्टा टी, ये फॉर्मूले तभी लगेंगे जब वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, ये वाला फॉर्मूला तभी लगेगा जब प्रेशर कांस्टेंट होगा। ये किसी डिफरेंशियल इक्वेशन से नहीं आए हैं।
डेल्टा यू के फॉर्मूला एक डिफरेंशियल इक्वेशन से आए हैं, बट ये फॉर्मूला किसी डिफरेंशियल इक्वेशन से नहीं आया। ये तभी लगता है जब वॉल्यूम कांस्टेंट है, ये तभी लगता है जब प्रेशर कांस्टेंट है। हाँ, बहुतों को लगता है कि सर यहां चलो वॉल्यूम तो कांस्टेंट नहीं है, बट क्या प्रेशर कांस्टेंट है? यहां क्या प्रेशर कांस्टेंट है? एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट लिखा हुआ है, अगेंस्ट ए कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। इंटरनल प्रेशर कांस्टेंट नहीं है। कैसे पता चलेगा? अगर प्रेशर कांस्टेंट होता तो टेम्परेचर के डबल होने पर वॉल्यूम भी डबल होता, वॉल्यूम भी डबल होता। यहां वॉल्यूम डबल नहीं हो रहा, डबल से भी ज्यादा हो रहा है। यहां प्रेशर कुछ और है, यहां प्रेशर कुछ और है, प्रेशर कांस्टेंट नहीं है। यहां पर प्रेशर चेंज हो रहा है, और निकाल सकते हो प्रेशर कितना चेंज हो रहा है। P1 V1 अपॉन T1 इक्वल्स टू P2 V2 अपॉन T2। यहां से P1 अपॉन P2 की वैल्यू निकाल सकते हो आप। तो यहां प्रेशर कांस्टेंट नहीं है। बहुतों को लगता है एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट तो गैस का प्रेशर भी कांस्टेंट। एक क्वेश्चन मत करो, ये एक क्वेश्चन में मैं बहुत सारी बातें आपको समझा रहा हूं, आपको पता ही नहीं चल रहा कितनी गलतियां हो सकती है। पहला पॉइंट, वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है, फिर भी हमने एनसीबी डेल्टा टी लगाया है। क्यों? क्योंकि आइडियल गैस के लिए ये फॉर्मूला हमेशा एप्लीकेबल है। तो बहुतों को डाउट आता है सर क्यू इक्वल्स टू एनसीबी डेल्टा टी क्यों नहीं लगा सकते? भैया ना तो वॉल्यूम कांस्टेंट है ना प्रेशर कांस्टेंट है, इसीलिए क्यू इक्वल्स टू एनसीबी डेल्टा टी या एनसीपी डेल्टा टी वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते। हाँ, अगर कांस्टेंट होता तो जरूर लगाते, बट ना तो वॉल्यूम कांस्टेंट है ना प्रेशर कांस्टेंट है। ये वर्क डन का फॉर्मूला, और यहां से कर लिया। ये कौन पूछ रहा है कि कौन सा 3/2 कहां से आया, भगवान जाने। हाँ, देख लो बेटा, जैसा निकला ना वैसा ही निकला है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। 6 क्लास हो गई फर्स्ट लेक्चर तक आते आते। पहला लेक्चर, सॉरी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स तक 5 लेक्चर ले चुका हूं। हम्म मत निकालो बेटा वर्क, अपना वर्क मत करो, छोड़ दो, बिल्कुल मत करो, तकलीफ हो जाएगी तुम्हारी बॉडी में। राइट, ध्यान रखना। अब वर्क डन, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हमने यहां से क्यू निकाल लिया, वर्क डन भी निकाला और डेल्टा यू भी निकाला। अब आगे बढ़ रहा हूं, और ज्यादा क्वेश्चन कुछ नहीं है। फर्स्ट लॉ इतना ही है कि आपको इन तीनों पैरामीटर्स में से कोई दो पता है तो आप तीसरा पैरामीटर फाइंड आउट कर सकते हो। इससे ज्यादा और कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है। चलो एक और क्वेश्चन दे देता हूं, बड़ा सिंपल सा वो भी। डायग्राम बना के दे देता हूं, वैसे तो बहुत आसान है। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। ए से बी जा रहे हैं, इसका क्यू दे रखा है 50 किलो जूल, वर्क डन इज -100 किलो जूल। इसका वर्क डन जो है वो है -75 किलो जूल। तो इसका क्यू कितना होगा वो आपको बताना है। क्वेश्चन बदल गया बेटा, वो क्वेश्चन खत्म हो गया। जो भी मेरे को समझाना था उसमें समझा दिया। अब आगे बढ़ो। वेरी गुड। तो यहां पर अगर हम फर्स्ट लॉ लगाते हैं तो डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू, और डेल्टा यू की वैल्यू कितनी आ जाती है -50 किलो जूल। अब ये जो डेल्टा यू है ये क्या है? चेंज इन स्टेट फंक्शन, और जो चेंज इन स्टेट फंक्शन होता है वो पाथ के इंडिपेंडेंट होता है। तो जो डेल्टा यू होगा ए से बी, चाहे इस पाथ से जाओ
चाहे ए से भी इस पाथ से जाओ, डेल्टा यू तो दोनों का वही रहेगा। यानी इस पाथ से भी डेल्टा यू की वैल्यू तो वही रहेगी। तो डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू, और ये वैल्यू तो अभी भी कितनी आएगी, -50। यहां से क्यू निकालना है, ये -75 इक्वल्स टू -50, तो यहां से क्यू इक्वल्स टू आ जाएगा +25 किलो जूल। ये स्टेट फंक्शन, चेंज इन स्टेट फंक्शन को हमने यूज किया है कि इस पाथ से जाएं या इस पाथ से जाएं, दोनों का डेल्टा यू वही रहेगा, दोनों का डेल्टा यू वही रहेगा। तो हमने इस पाथ का डेल्टा यू निकाला, उसको यहां यूज कर लिया, और यहां से हमने क्या निकाल लिया, क्यू निकाल लिया। तो ये दो बेसिक क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन यहां पर बनते हैं। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, नेक्स्ट पॉइंट पर आ रहा हूं। एक और टर्म यहां पर इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं जिसे हम कहते हैं एंथैल्पी। ये टर्म भी इस चैप्टर में बहुत यूज होती है, हो सकता है थोड़ी बहुत आप लोगों ने भी कहीं कहीं यूज की हो, राइट। तो एंथैल्पी, बेटा ओम, अब और इग्नोर करूंगा मैं तुम्हें, ठीक है। चलिए, तो एंथैल्पी क्या होती है, कुछ आइडिया है इसका? जो भी जानते हो एंथैल्पी के बारे में वो जल्दी से लिखो। एंथैल्पी के बारे में क्या जानते हो फरजान, दक्ष, और क्या जानते हो? अगर मैं आपसे पूछूं कि इसकी डेफिनेशन क्या है? एंथैल्पी, कोई कह रहा रेंडमनेस, कोई कह रहा हीट गिवन, कोई कहता मेल्टिंग ऑफ सॉलिड, डिस्ट्रक्शन, एनर्जी स्टोर्ड, हीट ऑफ फ्यूजन, गर्माहट, U माइनस डब्ल्यू, एनसीपीडीटी। चलिए अच्छी बात है, बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं। अच्छा, किसी ने और भी लिखा है, मैं उसका नाम पढ़ना भूल गया। गजेंद्र ने कुछ लिखा है, गजेंद्र ने कुछ लिखा है, बिल्कुल सही लिखा है गजेंद्र तुमने, वेरी गुड। पिछला वाला आंसर भी तुम्हारा सही था, वेरी गुड गजेंद्र। कांस्टेंट टोटल हीट, हीट कंटेंट किसी ने लिखा है। 5 लेक्चर हो गए, अभी भी समझा रहा हूं, हीट किसी सिस्टम में होती नहीं, तो हीट कंटेंट का क्या मतलब है? हीट का छोटा भाई। तो पहली चीज, बहुत सारी जनता इसे हीट कंटेंट बोल देती, जो कि बिल्कुल गलत है। किसी भी सिस्टम में कोई हीट नहीं होती है, सिस्टम के अंदर केवल एनर्जी होती है। तो यहां पर अब मैं आपको बताऊं, सबसे पहले तो जो मैंने क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज एंथैल्पी, तो सही में तो इसका कोई आंसर ही नहीं है, बिकॉज देर इज नो डेफिनेशन ऑफ एंथैल्पी, कोई डेफिनेशन ही नहीं है। तो फिर ये टर्म आई कहां से, ये टर्म कहां से आई है? तो मैं आपको बताऊं, ये टर्म हमने इंट्रोड्यूस की है, ऑन पेपर हमने इसको इंट्रोड्यूस किया है। पहले बताता हूं कि इसको क्यों इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, इसका पर्पस बताता हूं। इसका पर्पस राइट नाउ, आगे धीरे धीरे और पता चलेगा। ये यूं कह दो, एक मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन के लिए हमने इस टर्म को इंट्रोड्यूस किया है, जिससे मैथमेटिकली बहुत सारी चीजें आसान हो जाती हैं, बड़ी बड़ी टर्म्स नहीं लिखनी पड़ती, उसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं। जैसे इसका एक एग्जाम्पल अभी दे रहा हूं, बहुत अच्छी तरह से सुनना। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, डी यू इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो ये वर्क डन 0 हो जाएगा, और डी यू इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, क्यू। यानी कांस्टेंट वॉल्यूम पर जो भी हीट ट्रांसफर हो रहा है, कांस्टेंट वॉल्यूम पर जो भी हीट ट्रांसफर हो रहा है, उसे मैं किसके बराबर कर सकता हूं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर। तो ये जो क्यू है एट कांस्टेंट वॉल्यूम इक्वल्स टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ये लैंग्वेज बोल सकते हो, लैंग्वेज बोल सकते हो कि एट कांस्टेंट वॉल्यूम हीट ट्रांसफर इक्वल्स टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अब होता क्या है, नेचर में ज्यादातर जो प्रोसेस हम करते हैं या तो कांस्टेंट वॉल्यूम पर करते हैं या कांस्टेंट प्रेशर पर करते हैं। नेचर में ज्यादातर चेंजेस जो हम करते हैं या तो कांस्टेंट वॉल्यूम पर या फिर कांस्टेंट प्रेशर पर। तो अब हम क्या चाहते हैं कि कांस्टेंट प्रेशर पर जो हमारा हीट ट्रांसफर है, जो हमारा हीट ट्रांसफर है, वो भी किसी पैरामीटर के बराबर हो जाए। यहां हमें एक पैरामीटर चाहिए, जैसे कांस्टेंट वॉल्यूम पर जो Q है
वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर है, तो ऐसा ही कोई पैरामीटर हम कांस्टेंट प्रेशर पर भी चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हीट ट्रांसफर को मेजर करना आसान है। किसी भी सिस्टम के अंदर कितनी हीट जा रही है, कितनी हीट बाहर आ रही है। आपने एक नाम सुना होगा कैलोरीमीटर, कंटेनर जो होता है कैलोरीमीटर, जिसके थ्रू बहुत आसानी से हम मेजर कर सकते हैं कि कितनी हीट अंदर गई, कितनी हीट बाहर गई। तो हीट ट्रांसफर को मेजर करना आसान होता है। अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट ट्रांसफर हो रही तो उसे आप क्या बोल सकते हो? चेंज इन इंटरनल एनर्जी। इसी तरह से हमें एक पैरामीटर चाहिए जिसको हम किसके बराबर कर सकें? हीट ट्रांसफर एट कांस्टेंट प्रेशर। अब वो पैरामीटर चाहिए हमें, पहले तो इसकी बात करते हैं कि वो पैरामीटर कौन सा होगा। अब सोचा गया कि ऐसे कैसे कोई टर्म डिफाइन करें जिससे हमारा पर्पस पूरा हो जाए। तो बहुत सारे हिट एंड ट्रायल किए गए, बहुत सारी कोशिशें की गई और फाइनली देखा गया कि अगर एक टर्म हम, सुनना मेरी बातों को अच्छी तरह से, रिपीट नहीं करूंगा, कि एक टर्म अगर ऐसे डिफाइन कर दें U प्लस PV, तो जो हमारा पर्पस है वो सॉल्व हो जाएगा। पर्पस जो है वो यहां से सॉल्व हो जाएगा अगर एक टर्म हमने ऐसे डिफाइन कर दी। तो ठीक है, हमने एक टर्म डिफाइन कर दी U प्लस PV, और उसको क्या नाम दे दिया? एंथैल्पी। उसको क्या नाम दे दिया? एंथैल्पी। सुनो मेरी बात, जो भी एंथैल्पी के बारे में जानते हो सब भूल जाओ, जो मैं कह रहा हूं बस वो सुनो। आज से पहले जितना भी सुना एंथैल्पी के बारे में, ये होती है, सब भूल जाना। जो मैं कह रहा हूं वो याद रखना, नहीं तो कंफ्यूज होंगे, परेशान होंगे, फिर मुझे मत कहना। यस, इस तरह से हमने एक टर्म डिफाइन की। पहले तो देखते हैं क्या इससे हमारा पर्पस सॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा। पहले इस चीज को समझते हैं। तो ये तो एंथैल्पी यहां पर हमने डिफाइन की है। अब फॉर ए चेंज, अगर आप कोई चेंज कर रहे हो तो यूं कह दो, इसको डिफरेंशिएट करना होगा। DH इक्वल्स टू DU प्लस, डिफरेंशिएट कर रहा हूं, PdV प्लस VdP। ऐसे ही करते हैं। फर्दर यहां पर du को फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये कंडीशंस बहुत जरूरी है। एक लाइन से जब दूसरी लाइन के जाते हो तो बीच में लैंग्वेज आनी चाहिए। जितनी लैंग्वेज लिखोगे मतलब उतना आपको समझ में आ रहा है। तो फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स DH इक्वल्स टू DU को क्या लिख सकता हूं? Q प्लस W प्लस PdV प्लस VdP। राइट, वर्क डन। अब मैं यहां पर एक कंडीशन डाल रहा हूं, अभी तक कोई कंडीशन नहीं डाली, अब मैं एक कंडीशन डाल रहा हूं, एट कांस्टेंट प्रेशर। जैसे ही मैंने कहा प्रेशर कांस्टेंट, देखो अब मेरे कहने से प्रेशर कांस्टेंट नहीं हो जाता। बहुत प्रेशर कहने से नहीं कांस्टेंट होगा। अगर मैंने कहा कि एट कांस्टेंट प्रेशर, तो जब भी ये वर्ड आए आपके दिमाग में एक पिक्चर बननी चाहिए, कंटेनर जिसमें क्या लगा हो? पिस्टन। कंटेनर जिसमें क्या लगा हो? पिस्टन। क्योंकि प्रेशर तभी कांस्टेंट रहेगा जब कंटेनर में पिस्टन लगा होगा। यानी एक पिक्चर बननी चाहिए इस तरह की आपके दिमाग में। दो तरह के कंटेनर होते हैं। अगर ऐसी पिक्चर बना रहे हो मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट, ऐसी पिक्चर बना रहे हो मतलब प्रेशर कांस्टेंट। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि मैं कंटेनर की इमेज क्या बन रही है। और जैसे ही कहा कि एट कांस्टेंट प्रेशर, मतलब ये पिस्टन जो है ये हमेशा अंदर के प्रेशर को किसके बराबर रखेगा? बाहर के प्रेशर के बराबर रखेगा। जैसे ही अंदर का प्रेशर बढ़ने लगेगा पिस्टन ऊपर जाएगा, कम होने लगेगा नीचे आएगा। यानी अगर मैं कहता हूं प्रेशर कांस्टेंट, मतलब यूं कह सकते हो पिस्टन लगा हुआ है तो P एक्सटर्नल किसके बराबर होगा? P इंटरनल। P लिखने का मतलब ही इंटरनल है। बाहर के पैरामीटर में एक्सटर्नल लिखो। अगर केवल P लिखा हुआ है अंदर का पैरामीटर है, केवल T लिखा हुआ है अंदर का टेम्परेचर है। तो P एक्सटर्नल इक्वल्स टू P, तो जो वर्क डन का फॉर्मूला होता है माइनस P एक्सटर्नल इंटू DV। तो यहां पर इसको मैं क्या लिख सकता हूं? माइनस PdV। समझ में आई मेरी बात? जैसे ही हमने ये कंडीशन पुट की एट कांस्टेंट प्रेशर, तो इस वर्क डन की जगह क्या लिख सकता हूं? माइनस PdV। तो DH इक्वल्स टू Q माइनस PdV। यहां क्या लिखा हुआ है? प्लस PdV। और जैसे ही आपने कहा कि प्रेशर ही कांस्टेंट है तो ये डीपी वाली टर्म तो वैसे ही जीरो हो जाएगी, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट डीपी जीरो, ये दोनों टर्म्स कैंसिल आउट हो गई। तो DH इक्वल्स टू क्या बचा? Q। यानी एट कांस्टेंट प्रेशर जो हीट ट्रांसफर है वो किसके बराबर हो जाएगा? चेंज इन एंथैल्पी के बराबर हो जाएगा।
चेंज इन एंथैल्पी के बराबर हो जाएगा, मतलब हमारा जो पर्पस है वो सॉल्व हो जाएगा। तो कांस्टेंट प्रेशर पर जो हीट ट्रांसफर है उसे हम किसके बराबर कर सकते हैं? डीएच के बराबर कर सकते हैं। किसके बराबर कर सकते हैं? डीएच के बराबर कर सकते हैं। जैसे कांस्टेंट वॉल्यूम पर क्यू किसके बराबर है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी। उसी तरह से कांस्टेंट प्रेशर पर क्यू जो है वो किसके बराबर है? चेंज इन एंथैल्पी के बराबर है। मतलब यहां पर अगर मैं आपसे पूछूं कि एंथैल्पी क्या है, एंथैल्पी है। कोई पूछे व्हाट इज एंथैल्पी, बोल दो एंथैल्पी। ज्यादा पूछे तो कह दो U प्लस पीवी। बस इतना सही बोलना है, U प्लस पीवी। डिफाइन नहीं कर सकते हो आप। बहुतों को क्या लगता है सर ये भी तो एनर्जी, भाई एनर्जी प्लस पीवी लिखा हुआ ना, तो ये तो कुछ और है। केवल इसे एनर्जी नहीं बोल सकता हूं क्योंकि साथ में पीवी है। बहुत सारी जनता इसे क्या बोलती है, अच्छा सर इंटरनल एनर्जी प्लस पीवी एनर्जी, एक और नई एनर्जी, मतलब पी इंटू वी की यूनिट जूल में है तो नई एनर्जी, यानी कि 5-6 पैरामीटर्स को मैं मल्टीप्लाई कर दूं, उनकी यूनिट जूल आ रही है तो वो एक नई एनर्जी आपने क्रिएट कर दी। भाई U प्लस पी, वॉट इज एंथैल्पी? आंसर इज U प्लस पीवी। ये एनर्जी नहीं है, ये एनर्जी नहीं है। ये तो बात हुई एंथैल्पी की। अब बात आती है चेंज इन एंथैल्पी। एंथैल्पी हीट के बराबर नहीं है, एंथैल्पी हीट ट्रांसफर के बराबर नहीं है। हां, चेंज इन एंथैल्पी जो है वो हीट ट्रांसफर के बराबर हो सकती है, वो भी हमेशा नहीं है, वो भी हमेशा नहीं है। यानी डेल्टा एच हमेशा क्यू के बराबर नहीं होगा। कब होगा? एट कांस्टेंट प्रेशर। अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो डेल्टा एच क्यू के बराबर है। अगर प्रेशर कांस्टेंट नहीं है, प्रेशर वेरी कर रहा है, प्रेशर वेरी करेगा तब भी एंथैल्पी में चेंज तो आएगा। पी चेंज होगा तो एंथैल्पी में भी चेंज होगा, लेकिन फिर वो एंथैल्पी में चेंज क्यू के बराबर नहीं होगा। एंथैल्पी में चेंज क्यू के बराबर नहीं होगा। यानी मैं इसको ऐसे कह दूं, लेट से मान लीजिए कहीं ये क्यू है और ये डेल्टा एच है, तो अगर कोई कहते हैं कि प्रेशर कांस्टेंट है, यानी ये Q1 ये डेल्टा H1 एट कांस्टेंट प्रेशर, तो Q1 विल बी इक्वल्स टू डेल्टा H1। बट अगर प्रेशर कांस्टेंट नहीं है, इफ प्रेशर इज नॉट कांस्टेंट, देन ये Q2 ये डेल्टा H2 ये वैल्यूज इक्वल नहीं होगी। डेल्टा H2 की अपनी वैल्यू होगी, Q2 की अपनी वैल्यू होगी, बट ये इक्वल नहीं होंगे। यहां क्यों दोनों इक्वल है? Q और डेल्टा H इक्वल क्यों है? क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है। हमेशा Q डेल्टा H के बराबर नहीं होता है। बेटा राम नई एनर्जी क्रिएट कर दो तुम तो, है ना? क्यों? दो पैरामीटर को मल्टीप्लाई करके उनकी यूनिट जूल है तो एक नई एनर्जी बना दी तुमने, तो फर्स्ट लॉ की बर्बाद दी हो गया। फर्स्ट लॉ साइड में, सर एक नई एनर्जी निकाली मैंने, कौन सी? पीवी एनर्जी। अब मैं काम करूंगा नेक्स्ट टाइम, एक काम और करूंगा, कुछ और कर दूं कि यहां पर पी ई की पावर माइनस वी ऐसे कुछ लिख दूं, टी की पावर 3, इसकी भी यूनिट मान लो अगर जूल है तो एक नई एनर्जी फिर और आ गई भाई, फिर और आ गई, है ना? जिसकी एनर्जी जूल, वो जो कहा जा रहा है वो सुनो बेटा, दिमाग मत लगाओ, है ना? मैंने पहले भी बोला है, जो कह रहा हूं उस पर एनर्जी लगाओ, ज्यादा फायदा मिलेगा, ज्यादा फायदा मिलेगा। जो नहीं कह रहा हूं ये मान लो कि वो चीज दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, वो दी चीज दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। हरिओम तुम्हें कुछ नहीं समझ में आएगा, छोड़ दो तुम, क्योंकि तुम्हारे में एक बेसिक प्रॉब्लम है, और वो बेसिक प्रॉब्लम ये है तुम्हारे में कि जब कोई चीज चल रही है उसको नहीं सुन के बाकी सारे पर ध्यान रखना, इसीलिए तुम्हें कुछ नहीं समझ में आएगा। हाँ, तुम पूछ रहे हो 11th का कौन सा चैप्टर, छोड़ दो। तुम्हें ये नहीं समझ में आता कि कोई पढ़ा रहा है तो बीच में कुछ नहीं बोलना चाहिए, तो तुम्हें वो क्या समझ में आएगा?
मैंने सर आपने मेरा डाउट क्लियर कर दिया। 11th में मैंने समथिंग जगह से पढ़ के अपना टाइम बर्बाद। चलो तो वापस मैं आ रहा हूं, सुन लो मेरी बात को। अब इसको समराइज कर रहा हूं मैं। क्वेश्चन पहला आता है व्हाट इज एंथैल्पी, तो आंसर इज एंथैल्पी ज्यादा से ज्यादा H इक्वल्स टू यू प्लस पीवी। कोई पूछे ये एनर्जी है, एनर्जी नहीं, एनर्जी होती तो फिर तो एनर्जी को तो पहले डिफाइन कर चुके हैं। हाँ इसकी यूनिट जो है वो जूल है, बट एनर्जी तो हम ऑलरेडी, व्हाट इज, अगर मैं पूछूं एनर्जी को कैसे लिखते हो, यू से लिखते हो। ये तो एक मैथमेटिकल टर्म है, यू प्लस पीवी, दैट इज एंथैल्पी। कोई फील नहीं, कहीं मैं कहता हूं एंथैल्पी बढ़ रही है तो आप बोलो सर यू प्लस पीवी की वैल्यू बढ़ रही है, एंथैल्पी कम हो रही है मतलब यू प्लस पीवी की वैल्यू कम हो रही है। हाँ अगर मैं बोलता हूं एनर्जी बढ़ रही है तो आप कह सकते हो कि हो सकता काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही हो सकता पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही हो। एनर्जी कम हो रही है मतलब काइनेटिक एनर्जी कम हो रही होगी या पोटेंशियल एनर्जी। एंथैल्पी बढ़ रही है मतलब यू प्लस पीवी की वैल्यू बढ़ रही है, एंथैल्पी कम हो रही है मतलब यू प्लस पीवी की वैल्यू कम हो रही है, पहली चीज। दूसरा, u एक स्टेट फंक्शन है, p एक स्टेट फंक्शन है, v एक स्टेट फंक्शन है, इसीलिए एक और पॉइंट आप भी लिख लो, एंथैल्पी इज ए स्टेट फंक्शन। एंथैल्पी इज ए स्टेट फंक्शन। ठीक है, मोहित इमेजिनरी नहीं बोला है, ऑन पेपर टर्म डिफाइन है, बस फील नहीं कर सकते उस चीज को। तो एंथैल्पी जो है स्टेट फंक्शन है, यानी पहला पॉइंट एंथैल्पी क्या है, यू प्लस पीवी। दूसरा पॉइंट एंथैल्पी इज ए स्टेट फंक्शन। एंथैल्पी की भी एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं निकाल सकते क्योंकि हमें यू की एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं पता है, तो एंथैल्पी की भी वैल्यू नहीं निकाल सकते। हम एंथैल्पी में नहीं, चेंज इन एंथैल्पी में इंटरेस्टेड है, तो अब मैं चेंज इन एंथैल्पी की बात कर रहा हूं। तो चेंज इन एंथैल्पी जो है वो एट कांस्टेंट प्रेशर हीट ट्रांसफर के बराबर होगा। यानी एंथैल्पी चेंज, कुछ भी आप चेंज करोगे तो एंथैल्पी में भी चेंज होगा। प्रेशर चेंज करो, वॉल्यूम करो, इंटरनल एनर्जी में चेंज होगा तो एंथैल्पी में भी चेंज होगा, लेकिन वो एंथैल्पी में चेंज हीट ट्रांसफर के बराबर होगा अगर प्रेशर कांस्टेंट है, और अगर प्रेशर कांस्टेंट नहीं है तो वो क्यू जो है वो एंथैल्पी चेंज के बराबर नहीं होगा। बहुतों को क्या लगता पता है कि एंथैल्पी में चेंज ही तभी होता है जब प्रेशर कांस्टेंट है। ऐसा नहीं कहा, कुछ भी चेंज होने पर एंथैल्पी में चेंज होगा, बट वो एंथैल्पी में चेंज क्यू के बराबर होगा अगर प्रेशर कांस्टेंट है। अब मैं आपको बताता हूं, आपने पीरियोडिक टेबल में एक बहुत जगह शायद इस तरह से डेल्टा एच लिख देते हैं। कोई भी रिएक्शन हो रही है, मान लो ये कोई रिएक्शन हो रही है N2 प्लस 3H2 कन्वर्टिंग इनटू अमोनिया, ये लिख देते हैं डेल्टा एच इक्वल्स टू -100 किलो जूल, ऐसे कुछ लिख देते हैं, राइट। और इसको हम क्या बोल देते हैं, हीट। इसको क्या बोला जाता है, हीट बोल दिया जाता है। इसको क्यों हीट बोलते हैं हम, ये तभी बोलते हैं क्योंकि यहां प्रेशर कांस्टेंट है। ये तभी हीट है जब प्रेशर कांस्टेंट है, और यहां पर ये जो सारा डेटा होता है ना, इनमें प्रेशर कांस्टेंट रहता है, तो इसीलिए आप कांस्टेंट प्रेशर है, इसीलिए इस डेल्टा एच को हीट बोल देते हो। यानी डेल्टा एच नेगेटिव मतलब हीट नेगेटिव, हीट नेगेटिव यानी प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक। डेल्टा एच पॉजिटिव यानी हीट पॉजिटिव यानी प्रोसेस इज एंडोथर्मिक। तो वो इसलिए हीट बोलते हैं डेल्टा एच को क्योंकि वहां प्रेशर कांस्टेंट है, अदरवाइज वो हीट नहीं होगा। आगे चल के अभी बहुत सारे क्वेश्चन में करवाऊंगा इसके ऊपर, ठीक है। नाउ अब आगे बढ़ते हैं वापस। अब ये जो एंथैल्पी है, सुन लो मेरी बात, U प्लस पीवी, यहां कितने वेरिएबल है, दो। अगर कोई केमिकल और फेस चेंज नहीं हो रहा है, अगर कोई केमिकल और फेस चेंज नहीं हो रहा है तो ये इंटरनल एनर्जी भी कितने वेरिएबल का फंक्शन है, याद करो। अगर केमिकल और फेस चेंज नहीं हो रहा है तो इंटरनल एनर्जी भी कितने वेरिएबल का फंक्शन है, दो। वो पीवी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये भी दो वेरिएबल, ये भी दो वेरिएबल, यानी एंथैल्पी भी कितने वेरिएबल का फंक्शन है, दो वेरिएबल का। तो for a substance not undergoing
any chemical and phase change. एंथैल्पी इज द फंक्शन ऑफ, चाहो तो पीवी लिख दो या पीटी लिख दो या वीटी लिख सकते हो, कोई से भी दो यूज कर सकते हो, कोई से भी दो लिख सकते हो। अब मैं यहां पीटी यूज करूंगा, क्यों यूज करूंगा वो थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। अब फिर से सब कुछ रिपीट हो रहा है, हमें चेंज इन एंथैल्पी निकालना है, तो डी एच इक्वल्स टू डेल्टा एच अपॉन डेल्टा टी एट कांस्टेंट प्रेशर इंटू डी टी। दो वेरिएबल का फंक्शन है, पी और टी यूज कर रहा हूं, डेल्टा एच अपॉन डेल्टा पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इंटू डी पी। क्यों पी और टी यूज किया है, तो यहां पर इसमें सब एक पैरामीटर आपको पता है। बहुत बढ़िया, श्रेयस ने मेहनत बहुत की है, बट श्रेयस यू नहीं एच होगा अब यहां। ठीक है, इसमें से पता आपको कौन सी टर्म पता है, ये सीपी है। कैसे, सोच के बताओ, देखें इसको मैं सीपी लिख सकता हूं, समझाता हूं कैसे। एट कांस्टेंट प्रेशर डी एच इक्वल्स टू क्यू, अभी हमने डिराइव किया ही है, क्यू पी मतलब प्रेशर इज कांस्टेंट, और हमें पहले से पता है क्यू पी अपॉन डी टी इक्वल्स टू सी पी। प्रेशर कांस्टेंट तो ये क्यू पी ये सी पी, और कांस्टेंट प्रेशर पर क्यू पी को हीट ट्रांसफर एट कांस्टेंट प्रेशर को किसके बराबर लिख सकता हूं, चेंज इन एंथैल्पी। तो ये वैल्यू अगर मैं यहां पुट कर दूं तो डी एच अपॉन डी टी किस कंडीशन पर, एट कांस्टेंट प्रेशर इक्वल्स टू सीपी। पता बहुतों को क्या लगता है, बहुतों को क्या लगता है, जैसे पहले मैंने लिखा था ना, ये सीवी डेल्टा यू बाय डेल्टा टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम सीवी। तो बहुतों क्या लगता है, सर यहां नीचे भी तो यहां सीवी, यहां पी कर दो तो यहां सीपी हो जाएगा। वैसा नहीं है बेटा, सीपी ऐसे नहीं होगा। जब सीपी आएगा ना तो यहां डेल्टा एच आएगा, जब सीवी है तो यहां डेल्टा यू है, ये लिख लेना अच्छी तरह से। तो यहां पर ये सीपी वाली टर्म हो गई, यानी फिर से हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, लेकिन ये केमिकल और फेज चेंज पर नहीं लगने वाली। नॉट एप्लीकेबल फॉर केमिकल एंड फेज चेंज। बेटा वो अभी मोल वाला काम हो जाएगा, उसमें कोई टेंशन नहीं है, मोल्स जितने होंगे उससे हम मैनेज कर लेंगे। ये अभी वैसी इक्वेशन आ गई जैसे इंटरनल एनर्जी की थी। अब लगभग लैंग्वेज वही रहेगी, लगभग लैंग्वेज वही रहेगी। इसको हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, तो हेड इसके बाद लिखो सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ अबव इक्वेशन। तीन केसेस फिर से बनने वाले हैं। केस वन, फॉर आइडियल केस not undergoing any process, for ideal gas undergoing any process. ऋषि बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। फॉर आइडियल गैस अंडरगोइंग एनी प्रोसेस। अब
लास्ट टाइम जब हमने इस तरह से डिस्कस किया था तो एक आइडियल गैस के लिए हमने डेल्टा यू बाय डेल्टा वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर को जीरो कर दिया था। क्यों जीरो किया था? क्योंकि एक आइडियल गैस के लिए इंटरनल एनर्जी केवल किसका फंक्शन होती है? टेम्परेचर का। तो सेकंड वाली टर्म जीरो हो गई थी। क्या यहां पर भी ऐसा ही कुछ कर सकते हैं? क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि आइडियल गैस के लिए एंथैल्पी भी केवल टेम्परेचर का फंक्शन है? सुभाष, अगर कभी भी ये समझ लो कोई लेक्चर छूट जाता है तो पहले पिछले वाला लेक्चर ही अटेंड करना पड़ेगा। सीक्वेंस में करोगे तभी बातें समझ में आएगी, बीच में कहीं पर बीच में कभी भी समझ में नहीं आता। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं? यस, लॉजिक का क्या है वो बता देता हूं। H इक्वल्स टू क्या होता है? U प्लस पीवी फॉर एन आइडियल गैस। आइडियल गैस के लिए पीवी को क्या लिख सकता हूं? एनआरटी। अब अगर कोई केमिकल और फेस चेंज, आइडियल गैस की बात हो रही है, आइडियल गैस के लिए ये U केवल किसका फंक्शन है? टेम्परेचर का। N कांस्टेंट, R कांस्टेंट, क्योंकि हम कह रहे हैं कि कोई केमिकल फेस चेंज तो हो नहीं रहा है, तो ये वाली टर्म किसका फंक्शन? टेम्परेचर का। आइडियल गैस के लिए U भी केवल किसका फंक्शन है? टेम्परेचर का। तो एक आइडियल गैस के लिए एंथैल्पी भी केवल टेम्परेचर का ही फंक्शन है। तो फॉर एन आइडियल गैस भी आप कह सकते हो डेल्टा H अपॉन डेल्टा P एट कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर कांस्टेंट है तो एंथैल्पी में कोई चेंज ही नहीं होगा, क्योंकि एंथैल्पी फंक्शन ही टेम्परेचर का है। टेम्परेचर चेंज होगा तो ही एंथैल्पी चेंज होगी। यानी डी यू इक्वल्स टू, डायरेक्ट एन मोल्स के लिए मैं लिख रहा हूं एन सी पी डी टी। सेकेंड वाली टर्म जीरो हो गई। एक आइडियल गैस के लिए ये फॉर्मूला आप हमेशा लगा सकते हो फॉर एनी प्रोसेस, चाहे प्रेशर कांस्टेंट हो चाहे प्रेशर कांस्टेंट ना हो। लेकिन एक रियल गैस के लिए, फॉर रियल गैस, आगे क्या कंडीशन लगूं? फॉर रियल गैस अंडर गोइंग कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। हाँ जी। बेटा सब कुछ सही लिखा है, अब यहां एंथैल्पी नहीं आएगा श्रेष। ये एंथैल्प सॉरी एनर्जी नहीं आएगा, एंथैल्पी ही आएगी। इसी इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर रहा हूं मैं। फॉर ए रियल गैस अंडर गोइंग कॉन्स्टेंट प्रेशर प्रोसेस, एक रियल गैस के लिए तो एंथैल्पी जो है दो वेरिएबल का फंक्शन है। अगर आपने टेम्परेचर कांस्टेंट रखा हुआ है तो डेल्टा एच बाई डेल्टा पी जीरो नहीं होगा, लेकिन डीपी तो जीरो है क्योंकि हमने प्रेशर कांस्टेंट रखा हुआ है। तो फिर से फॉर्मूला क्या आ जाएगा? डी एच इक्वस टू, अच्छा यहां गड़बड़ लिख दी, ओके सॉरी, ओके, बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हो भाई। डी एच इक्वस टू एन सी पी डी टी। हो जाता है सिली मिस्टेक्स। अब ठीक है। यानी रियल गैस के लिए ये फॉर्मूला तभी लगेगा जब प्रेशर कांस्टेंट है। आइडियल गैस के लिए हमेशा लगा सकते हो, आइडियल गैस के लिए हमेशा लगा सकते हो। बस बस बस, बड़ा मजा आता ना, सर ने गलत कर दिया, सर ने गलत कर दिया, सारे ऐसे नींद से उड़ जाते हो हैं। सोता हुआ भी जग जाता अगर सर ने कुछ गलत लिख दिया। चलो अच्छी बात। वैसे तुम्हारे को जगाने के लिए तो, चेक करने के लिए तो मैं गलत लिखता हूं, ताकि मुझे पता चल जाए कि तुम जग रहे हो या सो रहे हो। इसीलिए मैं ऐसे गलत गलत लिखता हूं। नहीं,
अब कह तो कह सकते हो सर कर दी ना, आजकल वो ना बाकी, इसको शायद ऐसे बोल दूं, छोड़ो। सर आप भी बाकी जनता की तरह बोलने लग गए, आप नेताओं की तरह बोलने लग गए, ऐसा बोल दूं चलो, बहाने मारने लग गए नेताओं की तरह। सर आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो, राजेश बोल रहा है, थैंक यू भाई, थैंक यू। हाँ वापस, लेकिन थर्ड पार्ट पर आ रहा हूं, सुनना अच्छी तरह से। अब कौन सा केस बचा? अब कौन सा केस बचा? केस 3 फॉर सॉलिड एंड लिक्विड undergoing any process. For solid and liquid undergoing any process. अब क्या करें? DH equals to CPDT plus delta H by delta P at constant temperature into dP. अब बताओ क्या, कौन सी टर्म को हटा सकते हैं फॉर सॉलिड एंड लिक्विड? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। सप्तांशु, हाउ टू रीड डेल्टा एच अपॉन डेल्टा पी, ऐसे ही बोलना, डेल्टा एच बाय डेल्टा पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, या तो डेल या डी, डी एच बाई डी पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, डेल्टा एच बाय डेल्टा पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। क्या डीपी जीरो करते हैं सॉलिड और लिक्विड के लिए? देखो थोड़ी देर पहले मैंने कहा था सॉलिड और लिक्विड का में कुछ भी चेंज करने पर उनका वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट रहता है, उनका वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट रहता है, तो डीवी जीरो बोला था। अब क्वेश्चन आता है क्या सॉलिड और लिक्विड के लिए डीपी भी जीरो? आंसर इज नो। पहले तो यहां पर एक कंफ्यूजन होता है, सॉलिड और लिक्विड का वॉल्यूम तो समझ में आता है, अब बात आती है सॉलिड और लिक्विड का प्रेशर, ये वर्ड थोड़ा अजीब सा लगता है। सॉलिड और लिक्विड का प्रेशर, अगर मैं बोलता हूं ना गैस का प्रेशर तो सबको समझ में आता है। गैस का प्रेशर क्या है? गैस जो वॉल्स पर लगा रही है, गैसेस मॉलिक्यूल्स वॉल से टकराते हैं और वो प्रेशर लगाते हैं, तो गैस का प्रेशर, ये वर्ड तो समझ में आता है। तो बात आती सॉलिड और लिक्विड का प्रेशर, ये क्या, इसका क्या मतलब है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। तो जैसे मान लो ये कुछ भी, चलो ये एक आईपैड है, ये यहां रखा हुआ है ऐसे, क्या राइट नाउ इसके ऊपर प्रेशर लग रहा है? क्या इस आईपैड के ऊपर प्रेशर लग रहा है? लग ही रहा है। कौन प्रेशर लगा रही है? एयर। कितना प्रेशर लगा रही है? 1 एटमॉस्फेयर। कितना लगा रही है? 1 एटमॉस्फेयर। लेकिन क्या उससे इसका शेप चेंज हो रहा है क्या? शेप चेंज हो रहा है? नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि जितना इस पर प्रेशर लग रहा है, ये आईपैड भी उतने ही प्रेशर से इसको अपोज कर रहा है, उतने ही प्रेशर से। अगर नहीं कर पाएगा तो इसका शेप चेंज हो जाएगा, इसका शेप जो है वो चेंज हो जाएगा। यानी इस पर जितना प्रेशर लग रहा है, ये आईपैड वापस उतना ही प्रेशर लगा रहा है। मतलब एक सॉलिड और लिक्विड का शेप चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब जितना प्रेशर उस पर लग रहा है उतना ही प्रेशर वो भी लगा रहा है। मतलब एक सॉलिड और लिक्विड का प्रेशर कितना है, सॉलिड और लिक्विड का प्रेशर कितना है, जितना उस पर प्रेशर लग रहा है। यानी आज के बाद कोई आपसे पूछे इस सॉलिड का प्रेशर या लिक्विड का प्रेशर, तो ये बोलो सॉलिड का प्रेशर मतलब सॉलिड पर प्रेशर, सॉलिड का प्रेशर मतलब सॉलिड पर प्रेशर। समझ में आ गई यहां तक बात? सॉलिड का प्रेशर मतलब सॉलिड पर प्रेशर, राइट। अब क्वेश्चन ये आता है, क्या सॉलिड का प्रेशर मतलब सॉलिड पर प्रेशर चेंज नहीं कर सकते? अच्छा खासा चेंज कर सकते हो। राइट नाउ इस पर
1 एटमॉस्फेयर प्रेशर लग रहा है, इसको पानी के टैंक में डाल दो तो फिर प्रेशर बढ़ जाएगा। या इसी पर मैंने सपोज करो थोड़ा ज्यादा प्रेशर लगा सकता हूँ, बहुत ज्यादा नहीं लगाऊंगा, थोड़ा ज्यादा प्रेशर, अब 1 का हो सकता है 2 हो गया हो या 3 हो गया हो, बढ़ा सकता हूं। यानी एक सॉलिड और लिक्विड का प्रेशर आप बढ़ा सकते हो। डीपी जीरो नहीं होगा, सॉलिड और लिक्विड का प्रेशर मतलब सॉलिड और लिक्विड पर प्रेशर, और वो तो आप अच्छा खासा चेंज कर सकते हो, वो जीरो नहीं होगा। लेकिन लेकिन प्रे, प्रेशर चेंज करने से, मान लो मैंने इस पर प्रेशर लगाया, ये प्रेशर लगाया, इससे क्या चेंज हुआ? कुछ भी नहीं, जैसा है वैसा ही है। आप इस फ्लोर पर मार रहे हो इस तरह से, ये मारा मैंने फ्लोर पर, हाँ, क्या हुआ? प्रेशर बढ़ा है, कुछ चेंज हुआ नहीं। यानी प्रेशर बढ़ाने पर सॉलिड और लिक्विड की प्रॉपर्टीज में जो चेंज होता है वो बहुत कम होता है। यानी प्रेशर चेंज करने पर सॉलिड और लिक्विड की प्रॉपर्टीज में जो चेंज होता है वो बहुत कम होता है। यानी चेंज इन प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड is negligible with change in pressure। प्रेशर चेंज करने पर सॉलिड और लिक्विड की प्रॉपर्टीज में जो चेंज होता है वो बहुत कम चेंज होता है। ये हर जगह यूज करेंगे, यहां नहीं, आगे भी मैं यूज करूंगा। प्रेशर चेंज करने पर एंथैल्पी में चेंज बहुत कम होगा, इसे ऑलमोस्ट जीरो मान सकते हो। यानी सॉलिड और लिक्विड की प्रॉपर्टीज चेंज करना है तो क्या चेंज करो? टेम्परेचर चेंज करो, टेम्परेचर चेंज करो। सॉलिड और लिक्विड की प्रॉपर्टीज को चेंज करना है तो टेम्परेचर चेंज करो। प्रेशर चेंज करने से उनकी प्रॉपर्टीज में चेंज बहुत कम होता है। तो फिर से आंसर क्या आ गया? डी एच इक्वल टू एनसीपीडीटी। बट इसका लॉजिक अलग है, ध्यान रखना। अगर किसी क्वेश्चन में, और मैंने ये नहीं कहा ये एग्जैक्टली जीरो है, अगर किसी क्वेश्चन में ये कोई वैल्यू आपको दे दे कि ये वैल्यू इतनी है तो हम पुट कर देंगे इसकी जो भी वैल्यू है, लेकिन अगर नहीं दे रखी है तो इसे क्या मान लोगे? जीरो। तो फाइनली फॉर्मूला डी एच इक्वल टू एनसीपीडीटी, यहां पर भी वही आया है, बट इसकी कंडीशन ध्यान रखना, डीपी जीरो नहीं है। क्या जीरो है वो पता होना चाहिए, ये रट लेने हैं आपको। पॉइंट्स बना के इनको याद करो। केस 1, केस 2, केस 3, नोट्स पढ़ो, नोट्स को याद करो, रजिस्टर बंद करके फिर से लिखो, अलग से वापस से लिखो। अगर आपको लग रहा कि आपको याद हो चुका है तो लिख के चेक करो कि क्या आपको याद हुआ है या नहीं हुआ है। बिना लिखे नहीं छोड़ना है, जितनी बार लिखोगे उतनी बार फायदा मिलेगा। बट ये नहीं होता, क्या जनता, अच्छा सर केस 3 रीडिंग लगा लेते हैं, क्या किया? केस 3 फॉर सॉलिड एंड लिक्विड अंडरगोइंग कांस्टेंट प्रोसेस, ये देखा ये देखा, अच्छा सर सर समझ में आ गया। अरे याद करना पड़ेगा आपको। जब याद करोगे बिना देखे इनको लिखो, जो यहां पर लिखा गया है एग्जैक्टली वो सारी चीजें वापस से बिना देखे लिखनी है। देखो मैं आपको बता दूं, तभी जाके थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन होंगे, अदरवाइज नहीं होने वाले। भूल जाओगे, ये बहुत सारी थ्योरी है थर्मोडायनेमिक्स में। अभी हम क्वेश्चंस पर नहीं आए, अभी हम थ्योरी की बात कर रहे हैं। ये बहुत सारे ऐसे स्टेटमेंट्स है जो आपके दिमाग में रहने होने चाहिए। अब आप सोचो, आप कहीं पर भी थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हो तो स्टार्टिंग 1 या 2 लेक्चर के बाद स्टार्टिंग ही होती है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। आई थिंक हमारा शायद 5th लेक्चर है, अब जाके फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स आया। अभी मैंने आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, इनकी बात ही नहीं की। अब वो आएंगे क्योंकि अब एप्लीकेशन अब आएगा। अभी तो हम समझ रहे थे व्हाट इज रिवर्सिबल, व्हाट इज इरिवर्सिबल, स्टेट फंक्शन क्या होता है, पाथ फंक्शन क्या होता है, चेंज इन स्टेट फंक्शन क्या होता है, इंटरनल एनर्जी क्या होती है। 7th लेक्चर, ओहो, आप सोचो 7th लेक्चर में हम इस जगह पर आए हैं। हमारी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी भाई लोगों, ये तो बहुत स्लो हो रहा है। मुझे ये 5th लेक्चर तक कंप्लीट करना था, 7th लेक्चर हो गया, तो आगे हमें स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, नहीं तो हमारे कोर्स में प्रॉब्लम हो जाएगी। चलो बढ़ाएंगे थोड़ी, अब स्पीड बढ़ाएंगे क्योंकि ये बेसिक पार्ट था। और मैं आपको बताऊं,
एक चीज मैं बता दूं आपको, मैं कुछ भी ना तो आपको ज्यादा पढ़ा रहा हूं, लेकिन अगर इससे कम कुछ भी पढ़ाया ना, तो जो बातें मैं आपको समझाना चाहता हूं वो समझा ही नहीं पाऊंगा। आपको वो समझा ही नहीं पाऊंगा कि यार ये क्या होता है। टाइम कहाँ बचा सकता हूं मैं डिस्कशन में? आप ढंग से क्वेश्चंस को करो, डिस्कशन जितना फटाफट करेंगे टाइम बचेगा। थ्योरी तो देखो मैं उतनी पढ़ूंगा जितनी मुझे पढ़ानी है। इसीलिए आजकल डिस्कशन में बहुत सारे क्वेश्चन ये S1O1 के पूछते रहते हो, वो मैं नहीं बताऊंगा आप लोगों को। तो ठीक है, थोड़ी आदत हो जाएगी, कोई बात नहीं, धीरे धीरे आपको भी समझ में आने लगेगा। बट हाँ, अच्छी तरह से याद करो। ये नहीं कि सर ये कहाँ बताया था, अब ये सारी बातें याद होनी चाहिए। तो नेक्स्ट क्लास के लिए अभी थर्मोडायनेमिक्स से कोई होमवर्क नहीं है, क्योंकि अभी भी ज्यादा तो कुछ मुझे लग नहीं रहा है। तो उसके बाद ही दूंगा मैं आपको, उसके बाद ही दूंगा। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। होमवर्क जो है आपको नेक्स्ट क्लास में मिल जाएगा। तो लिख लिख के याद करोगे, सुन लो अच्छी तरह से। एंथैल्पी के बारे में जो भी ये केस 1 केस 2 केस 3, ये भी पॉइंट्स बना के 8-10 पॉइंट्स एंथैल्पी के बना के याद करो। ऐसे 10 पॉइंट इंटरनल एनर्जी के भी लिखो। जो लगता है कि यार ये 10 पॉइंट मुझे याद करने हैं, तो इंटरनल एनर्जी के भी 10 पॉइंट्स, एंथैल्पी के भी 10 पॉइंट्स, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल के पॉइंट्स, वर्क डन के पॉइंट्स, ऐसे याद करो। अगर कोई रिवीजन करना चाहता तो उसका तरीका मैं बता रहा हूं। पॉइंट्स बना के याद करो, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल, इसके मान लो 7 पॉइंट्स ये याद करने हैं। हीट से रिलेटेड 6 पॉइंट्स, ये कौन से हैं, नंबरिंग कर दो कि अच्छा हीट से रिलेटेड पॉइंट्स में फॉर्मूला, हीट जो मोलर हीट कैपेसिटी होती है वो टेम्परेचर का फंक्शन होती है। कांस्टेंट वॉल्यूम पर सीवी, कांस्टेंट प्रेशर पर सीपी, सीपी इक्वल्स टू सीवी प्लस आर। वर्क डन का फॉर्मूला, इस पे ज्यादा पॉइंट्स तो है नहीं, 2-3 पॉइंट्स है। इंटरनल एनर्जी से रिलेटेड मान लो कुछ 7-8 पॉइंट्स हैं। एंथैल्पी से रिलेटेड मान लो कुछ 8-7-8 पॉइंट्स है। इस तरह से पॉइंट्स बना बना के उनको याद करो। ठीक है, तो चलिए इससे आगे फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। और सॉलिड स्टेट की S2, सॉलिड स्टेट की S2 नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे, ध्यान रखना। उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स से मैं होमवर्क दूंगा आप लोगों को। चलिए बाय, बाय बाय।